हेमंत सर, हम जो अनुभव वाली बात अभी संजीव सर कर रहे थे, वो अनुभव क्या बिहार में कांग्रेस की स्थिति को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा, नुकसान करेगा? क्योंकि उस अनुभव के साथ बाकी सारे लोग वहां पर पूरी जो जिनसे आप लड़ने के लिए मैदान तलाश रहे हैं, उन सारे लोगों के पास एक बड़ा अनुभव है राजनीति का। जी धन्यवाद। राम प्रकाश जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बिहार में जो कुछ अब तक किया है बिहार को बदलने के लिए, यानी कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में बदलने के लिए, उसमें जो बहुत सारी चीजें हैं। जो एक तो जब ये उनके नाम की घोषणा हुई थी कृष्णा लवरू की, तो उसको लेकर के भी था कि हाँ आपको बघेल साहब को लाना चाहिए था, क्योंकि जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिसकी चर्चा की कि क्या यहाँ ये बिहार में चुनाव अगरा पिछड़ा के आधार पर पोलराइज होगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि अगरा पिछड़ा का जो पोलराइजेशन है वो सोशल जस्टिस का एजेंडा है। अगरा पिछड़ा का पोलराइजेशन कोई जातिवाद का एजेंडा नहीं है, वो जातिवादी एजेंडा नहीं है। वो जो सोसाइटी का जो डिप्राइव्ड हिस्सा है और उसको जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसको हक चाहिए, ये सारे सवाल जो आज की तारीख में जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो जब इन चीजों की बात होगी तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं एक जाति की ओर भी जाती हुई दिखेगी। तो इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि जब बघेल जैसे लोग अगर अनुभवी लोग जब यहाँ होते तो वो ज्यादा इस तस्वीर को और ज्यादा ब्रॉडर बना सकते थे। ये कृष्णा अल्लाह की अपनी खासियत है, लेकिन जो एजेंडा, जिस एजेंडे को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं, सोशल जस्टिस का एजेंडा, उसको और गहराई से और उसको ब्रॉडर बनाने के लिए जरूरत थी कि उस तरह के लोग आते। खैर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसमें जो कन्हैया की यात्रा है, वो यात्रा एक तरह से मुझे लगता है कि पलायन और नौकरी का जो एजेंडा है वो एक एजेंडा ऐसे समाज में जहां की इतना जहर भरा गया है पूरे देश का, बिहार की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं, जहां महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ये सब, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन एजेंडे को धीरे धीरे किनारे लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। उसे मीडिया का भी बड़ा हिस्सा, सत्ता प्रतिष्ठान। तो ऐसी स्थिति में आपको हमला कहां से, किधर से करना है? आप किधर से हमला करेंगे? आपको संविधान का सवाल आप उठा रहे हैं, आप लोकतंत्र का सवाल उठा रहे हैं, आप इस देश में मुसलमानों को दुश्मन बना करके पेश करके उनके खिलाफ जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, उस एजेंडे को आप सामने लेकर के आएंगे। जब आप कह रहे हैं कि ये दो विचारधाराओं की टकराहट है, दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है, एक विचारधारा है जो हिंदुस्तान को पीछे ले जाना चाहता है, एक विचारधारा है जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। और हिंदू राष्ट्र वो कोई ये बोर्ड किसी दीवार पर लगा बोर्ड ठोक करके नहीं आएगा, वो तो रोज आ रहा है, रोज हम लोग देख रहे हैं जो कारस्तानी, जो सरकार में बैठे हुए लोग, उनके सांसद, उनके विधायक जो कर रहे हैं। तो ये जो एजेंडा है, उस एजेंडे को देखते हुए बिहार में आपको निश्चित रूप से सोशल जस्टिस का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है कन्हैया को आपने आगे रखा, लेकिन उनके पूरी यात्रा का एक पॉलिटिकल ये जो प्रोग्राम है उसमें इन चीजों को समाहित किया जाना चाहिए था, तब नैरेटिव ज्यादा मजबूत होता। उनकी सभाओं में उस तरह के लोग बुलाए जाते, वहां बातचीत लोग करते, यात्राओं में उस तरह के प्ले कार्ड्स वगैरह, नारे में इन चीजों को आपको सूत्रबद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये होता है, ये लगता है कि एकालाप जैसा लग रहा है। तो ये मुद्दा है, लेकिन अब बताइए कि जिन लड़कों ने वहां पर धोया है मंदिर, वो सब यूथ लोग हैं। और वो जो सहरसा, मधेपुरा और सुपौल का इलाका है, जो सीमांचल का इलाका है, जो मिथिलांचल का इलाका है, या कोसी का इलाका कह लीजिए, पलायन तो सबसे ज्यादा उधर से ही होता है। लेकिन आप बताइए कि इस नारे पर भी कन्हैया को कंधे पर बिठाने के बदले में वो जाते हैं तो वहां मंदिर धोया जाता है, कोई प्रतिकार नहीं होता है। तो ये भी दिखाता है कि सोसाइटी को कहां ले गई है बीजेपी, कहां आरएसएस कहां ले जा रहा है। वो इतना लोगों को धर्मांध और इतना लोगों को उन्मादी बना रहा है कि उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म होती जा रही है। वो सिर्फ बस एक ही बात देख रहे हैं
अब वहां कहा जा रहा है कि कन्हैया को कन्हैया देशद्रोही साबित हो चुके हैं। ये किस कोर्ट ने कन्हैया को देशद्रोही साबित किया है? मीडिया इस पर कोई काउंटर खबर नहीं बना रहा है। आप देख लीजिए, मीडिया सिर्फ सूचना दे रहा है कि वहां ये धोया गया। मीडिया इस पर क्यों नहीं, कोई संपादक इस पर अग्रलेख लिख रहा है कि बेरोजगारी, पलायन, महंगाई के सवाल पर अगर कोई लड़ने के लिए आता है तो उसका स्वागत इस तरह से होता है। कोई आलोचनात्मक स्वर नहीं है। तो ये जो संकट है, इस संकट की घड़ी में मुझे लगता है कि बहुत चीजों को देखने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि वो लालू यादव से नहीं मिलने के लिए गए, कांग्रेस जो है वो लालू की छाया से मुक्त होना चाहती है। अरे भाई, लालू ने कहा आपको छाप करके रखा हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि लालू जी के साथ मीटिंग होती आपकी। लालू जी ही क्यों, आप CPI-ML, लालू यादव और जो आपके जो कोई है सबके साथ मीटिंग होती, आप कोई ज्वाइंट प्रोग्राम लेते, या बिहार में कैसे चुनाव लड़ना है। तो इस एक कटसी पॉलिटिकल मीटिंग का करने का मतलब ये थोड़ा है कि लालू यादव कोई पीठ है जहां आपको जाकर सजदा करना है, जहां आकर शीश नवाना है, जहां माथा टेकना है। तो ये तो नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि इससे आप कैसे माहौल बनाते हैं एकजुटता का। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में एनडीए ने सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर लिया है, और उन कार्यकर्ता सम्मेलनों में उनके तमाम जो पार्टियां उनके साथ हैं, उनके स्टेट प्रेसिडेंट अनिवार्य रूप से रहे हैं, और उन लोगों ने एक माहौल जिलों में बनाया है कि हम लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने कहां बनाया? ये करने बैक टू बैक तो सब कुछ होना चाहिए। एक यात्रा निकलती, एक मीटिंग होती, आप लौट करके आते, लालू यादव सब आप। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि विपक्ष अपनी एकजुटता कहां दिखा रहा है? महागठबंधन को अपनी एकजुटता दिखाने से किसने रोक रखा है? नैरेटिव अगर मीडिया अगर चला रहा है कि लालू यादव की छाया से मुक्त होने के लिए इसलिए वो नहीं जा रहे हैं उनसे मिलने, तो इफ्तार पार्टी में नहीं जा रहे हैं लोग मिलने, और परहेज कर रहे हैं, तेजस्वी कन्हैया से परहेज कर रहे हैं, कन्हैया तेजस्वी से परहेज कर रहे हैं। तो ये सारा नैरेटिव इसलिए बन रहा है कि आप जो कदम उठा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हो जा रही है। एकजुटता बड़ी बात है। ये कैसे हो जाएगा कि आप कहेंगे कि हम मिलने नहीं जाएंगे तो इससे हम छाया से मुक्त होते हुए दिखेंगे, और मिलने चले जाएंगे तो उनकी छाया से दब जाएंगे, उसमें ढक जाएंगे। ये तो बहुत बकवास किस्म की बात है। हेमंत सर, अभी साकिब जी कह रहे थे कि जब मैं हिंदू मुस्लिम और मुद्दों की बात कर रहा था तो कह रहे हैं भाई कांग्रेस के साथ पहले भी होता रहा है, कांग्रेस का इस चीज में एक बहुत समृद्ध इतिहास है विगत कुछ चुनाव का, कि वो अपना टेम्पो हाई करते हैं और फिर एकदम से कुछ एक ऐसा मुद्दा आता है जहां पर वो जा करके फंस जाते हैं, और फिर वो उसी गिरफ्त में फंसे फंसे पूरा चुनाव निकल जाता है। बिहार में भी स्थिति कुछ वैसी दिख रही है क्या? अब वैसी शुरुआत हो गई है क्या? अब मुद्दे किनारे हो जाएंगे और वापस वही हिंदू मुसलमान का मुद्दा केंद्रित होगा, या फिर जो बिहार का इतिहास रहा है कि जब वहां हिंदू मुस्लिम नहीं, अगड़ा पिछड़ा या जातिगत आधार पे वोट चले हैं, स्थिति वो बन पाएगी क्या? देखिए, मुझे लगता है कि एक जो परसेप्शन जब आप बनाते हैं राजनीति में, तो उसका असर काफी दूर तक जाता है। अभी कन्हैया की जो तस्वीरें आ रही हैं, जैसे कि एक जगह एक तस्वीर आई कि वो पूरा ललाट पर चंदन वगैरह लपेट करके, हाथ में मोटा मोटा वो कलेवा बांध करके और बैठे हुए हैं। अभी मंदिर वाला भी जिक्र आ ही गया कि मंदिर में उनको उनके जाने, फिर वहां उस मंदिर की धुलाई हुई। तो ये जो नैरेटिव है, ये इसमें ये आपके पक्ष पे नहीं खड़ा होगा। आपको इन चीजों से परहेज करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप नास्तिक हो जाए, आज पूजा पाठ या मंदिर जाने के विरोधी हो जाए, लेकिन अपने ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इसको नहीं रखना पड़ेगा। ये बीजेपी को छोड़ दीजिए, करने दीजिए उसको। अगर आप करेंगे तो आप एक तरह से उपहास के पात्र बनेंगे, और आपका इस्तेमाल वो आप मजाक बनाने के लिए होगा। राहुल गांधी जनेऊ पहन लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर में चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए चलिए, राहुल गांधी अपने घर में पूजा करें, ये करें, जब उनको जाने का मन हो तो जाए, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स से इन चीजों को अलग रखना पड़ेगा। आप अपनी यात्राओं से इन चीजों को अलग रखना पड़ेगा। आपकी सज और धज और आपके ठहराव और आपके
तमाम ऐसे जगह जहां आप जा रहे हैं, इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इन चीजों के जरिए एक जो नैरेटिव बनता है वो जमीन पर बहुत काम करने लगता है। अब जैसे ये वाला मुद्दा है, तो अब मुद्दा कैसे भटकता है कि वो मंदिर में गए, मंदिर की धुलाई हो गई, अब लीजिए अब इसी पर बात शुरू हो जाएगी। मुद्दा सोशल जस्टिस का मुद्दा है। मुद्दा देश में को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया जा रहा है। देश में कानून और संविधान को किनारे लगा करके संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग देश में नफरत और हिंसा फैलाने की खुलेआम घोषणा कर रहे हैं। एक तरफा कार्रवाइयां हो रही है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के निषेध के बावजूद, और सुप्रीम कोर्ट आज तक कोई सुओ मोटो कार्रवाई नहीं कर रहा है इस अवमानना के मामलों में। अभी तक तो कुछ लोगों को नापना चाहिए था, वो सीधा आदेश कि इनको जेल भेजिए, क्यों नहीं हो रहा है? इनके वेतन के पैसे से वो उन स्थानों का निर्माण हो जहां इन्होंने बुलडोजर चलवाया है। तो ये जो स्थिति है उसमें आप ये इस तरह के मामलों में फंसेंगे तो जो विचारधारा, जो राहुल गांधी कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, वो नहीं, वो कहते हैं कि भाजपा नहीं, आरएसएस से मुकाबला है, एक ऐसी ताकत से जिसको संविधान और लोकतंत्र से अपनी पैदाइश के दिन से ही उसको परहेज है, नफरत है उसको। और इसीलिए संविधान को धत्ता बताने के लिए, चिढ़ाने के लिए आपने एक नया संसद भवन बनाया। आपके लोग लगातार मुख्यमंत्री को बैठ करके कहीं कोई कहता हो कि अगर किसी को पकड़ के लाओ उसका उपचार कर देंगे, इस तरह की भाषा जब कोई बोलता है, और एक मुख्यमंत्री नहीं, कई मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोलते हैं, कई सांसद इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो इससे क्या ध्वनित होता है कि लड़ाई कितनी मुश्किल है, कि इन लोगों ने ठान रखा है कि नहीं, हम संविधान के जरिए आएंगे, हम चुन करके आएंगे, लेकिन चुनाव को चुनाव नहीं रहने देंगे। हम संविधान की शपथ खाएंगे, लेकिन संविधान को संविधान नहीं रहने देंगे। हम अपनी मर्जी से चलाएंगे, हमारे मन में जो आएगा सो करेंगे। यही तो हो रहा है। अब आप नागपुर में हिंसा होती है तो आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, जुर्माना लगा देते हैं। बाकी नारायण राणे और उनके बेटे के खिलाफ कौन कार्रवाई होती है? जिन गुंडों ने कुणाल कामरा के उस स्टूडियो पर हमला किया जहां उनका प्रोग्राम शूट हुआ था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? बीएमसी ने वहां बुलडोजर चला दिया। तो कहने का मकसद ये है कि इन परिस्थितियों में आपको बिहार में अगर लड़ना है तो आप जान लीजिए कि बिहार आज की तारीख में बीजेपी ने अपने ऑक्टोपस ये इस तरह से फैलाए हुए हैं कि उसकी जकड़ में बहुत कुछ आ चुका हुआ है। नीतीश जी को आपने देखा होगा, एक ही समय में विधान परिषद में, विधानसभा में, फोटो सेशन में हाथ जोड़े रहे। एक जगह सम्राट चौधरी ने उनका हाथ नीचे किया, एक जगह विजेंद्र यादव ने उनका हाथ नीचे किया। आप समझ लीजिए बीजेपी क्या करना चाह रही है। बीजेपी लोगों को बताना चाह रही है कि देखो नीतीश कुमार क्या हैं, क्या इनको हम अपना चेहरा बनाएंगे? अमित शाह आ रहे हैं और यही कहकर जाएंगे कि ये सब आप छोड़ दीजिए, आप लोग चेहरा, अब नीतीश जी बस फोटो में महदूद हो जाएंगे और उसके बाद चुनाव हम लोग लड़ेंगे। ये होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपने आप को ये किसी ऐसे एजेंडे में नहीं फंसाना है जिससे ये लड़ाई दूसरी तरफ चली जाए। आपको फोकस करके बीजेपी पर हमलावर होना पड़ेगा, उनको घेरना पड़ेगा और उन एजेंडों को सामने रखना पड़ेगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि संविधान, ये आरक्षण का सवाल, उसको बढ़े हुए आरक्षण का सवाल, उसको 9वीं अनुसूची में डालने का सवाल, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के घेरने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड विपक्ष के रूप में आपको आना पड़ेगा और ये बैक टू बैक ये काम होना है। ऐसा नहीं है क्योंकि चुनाव ऐसा नहीं है 2 साल बाद है, 6 महीने 7 महीने बाद चुनाव होने वाला है। तो आप कर क्या रहे हैं? परसेप्शन एकजुटता का बनाने के बदले में परसेप्शन ये बन रहा है कि आरजेडी, मेजर पार्टनर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बन नहीं रही है। तो इससे निकलिए और एकजुटता का संदेश दीजिए।